बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 12 वाटर प्लांट्स और बेकरी पर सिंध फूड अथॉरिटी का छापा। गैर मेयारी अशिया रखने पर बेकरी और 8 वाटर प्लांट्स पर जुर्माना। 4 के पानी को लेबोरेटरी चेक के लिए भेज दिया गया। गैर मेयारी अशिया रखने पर बेकरी पर 20,000 रुपए जुर्माना। आगा खान अस्पताल को तिजारती बुनियादों पर चलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अस्पताल इंतजामिया 1985 से 2017 तक की अकाउंट्स पॉलिसी पेश न कर सकी। आगा खान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने हुकूमत से खैराती इदारे की हैसियत से जमीन लेने का इतराफ कर लिया। आपको चैरिटी के लिए जमीन दी गई, क्या वहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है? मरीजों को कितनी रियायत देते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील से मुकालमा। आगा खान अस्पताल के वकील ने एक बार फिर मोहरत तलब कर ली। कराची में पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के मुलाजमीन का गले में रोटी लटकाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का 5 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। 3 मुलाजमीन की जानिब से पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी की कोशिश। 1000 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 340 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2013 से अदा नहीं किए गए। मुलाजमीन की माहाना कुल तनख्वाह 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। सैकड़ों मुलाजमीन को 20 साल बाद भी मुस्तकिल नहीं किया गया। मुजाहिरीन का तनख्वाहों के साथ साथ पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन में शामिल करने का मुतालबा। नाज़रीन स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में आज तकरीबन 8 वाटर प्लांट्स और बेकरियों पर छापा मारा गया। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से छापा मारा गया और कुछ यानी 8 वाटर प्लांट्स पर जो है जुर्माना किया गया और 4 के सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए गए लेबॉरेटरी में चेकअप के लिए। इसके अलावा बेकरी पर भी छापा मारा गया, बेकरी पर भी जुर्माना किया गया। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो खाने की या पीने की चीज़ों की हद तक महदूद है, लेकिन आज चूँकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे छापा मारा गया है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ के मिनरल वाटर या इस टाइप की चीज़ें बॉटल में पानी भर कर देते हैं, बाकायदा इसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। क्या ये पानी ठीक होता है? क्या वाकई ये मिनरल वाटर होता है या महज बोरिंग का पानी होता है या ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसे फ़िल्टर करके या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के ज़रिए पानी हासिल करके, जो कि एक तरीके से डेड वाटर होता है जिसमें कोई मिनरल्स नहीं होते और बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया भी होते हैं, क्या वाकई इसकी फ़िल्ट्रेशन की जाती है? कोई इसको चेक करने का निज़ाम है? क्या तरीक़ाकार है? इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर अबरार शेख साहब, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरार शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी अबरार शेख साहब, ये बताइएगा कि जो वाटर प्लांट्स पे छापा मारा गया है और जुर्माने किए गए हैं, तो वहाँ क्या शवाहिद आपको मिले या किस तरीके के पानी आपको मिला है? डॉक्टर साहब देखें, सबसे पहले जो इंस्पेक्शन होती है तो उसमें मेन चीज ये देखी जाती है कि जो वाटर प्लांट की कंडीशन कैसी है जी। और उसमें जो उनका जो पूरा प्रोसेस है उसमें कहीं फंगस या कोई इस तरह की कोई चीज जो ओपन आई से नजर आती है हो और अनहाइजेनिक कंडीशन हो, तो उस पर तो सेकंड थॉट होता ही नहीं है, तो उसको कोई ज्यादा इजाजत दी जाए कि वो कंटिन्यू करे अपनी कमर्शियल एक्टिविटी। उसके बाद कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बजाय तो सारी चीजें सही नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद उनका सैंपल लेना लाजमी होता है क्योंकि उसकी मेजर 3 किस्म की उसकी लैब टेस्ट रिक्वायर्ड होती हैं। एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट उसकी, जिसके लिए फिर डिटरमाइन किया जाता है कि वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है कि नहीं है। अच्छा, आखिरी बात मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मिनरल वाटर जिसको हम बिकता तो यही है ना, बॉटल वाटर, मिनरल वाटर, तो उसमें मिनरल्स जो हैं वो कितनी नोयत के और किस तरह के शामिल किए गए हैं, उसकी टीडीएस वैल्यूएशन कितनी है और उसका मतलब वो मिनरल की ट्रेसेबिलिटी क्या है, उसके जो हैंडलर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी कोई फिजिकल फिटनेस, उसका मेडिकल फिटनेस कितना है,
बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अगर पैड वाटर लेते हैं तो उसकी कंडीशन कैसी है. दिस इज वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ द कंज्यूमर्स टू हैव देयर सेफ वाटर. सर ये बता दीजिएगा कि क्या ये जो छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं सिर्फ इन्हीं पे छापा मारा जाता है, इन्हीं को जुर्माने किए जाते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि खासतौर पे पाकिस्तान की 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जिनके मिनरल वाटर महंगे तरीन हैं और उनको जो है ना यानी पानी पे वो टैक्स भी नहीं देते, जो कि पानी के ऊपर एक खास टैक्स भी लगाया गया है, उसकी भी अभी उसको डिटरमिन किया जा रहा है कि कितना टैक्स उनको देना चाहिए. सर उन कंपनीज पे भी छापा मारा जाता है, उनको चेक किया गया है? देखिए वो जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज है ना उनके नुमाइंदों ने खुद आकर के हमारी अथॉरिटी से राब्ता किया है और फॉर द दे हैव रिक्वेस्टेड टू गेट इट बी इंस्पेक्टेड. द इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन देयर और बिसाइड्स जो वाटर सैंपल है दैट हैज आल्सो बीन डन. जी, तो ये सारी बड़ी कंपनीज जो हैं जिन्होंने आपसे राब्ता किया है वो क्लियर्ड है, उनका पानी ठीक है? देखिए लैब रिपोर्ट जब आएंगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी मैं एक चीज आपको यहाँ पर वाजे करता जाऊँ कि जो आपकी मिनरल बॉटल वाटर हैं उनके लिए फंडामेंटली रिक्वायर्ड है कि उनकी इंटरनल लैब होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि जो बैच वो मार्केट में लाते हैं तो उसकी अपनी इंटरनल उसकी एग्जामिनेशन होना लाजमी है. यहाँ हमारी जो छोटी छोटी जो मशरूम जो तरह की फैक्ट्रीज खुली हुई हैं उनकी नोयत किस तरह की है और उसको किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, मोस्टली उनके पास इंटरनल लैब नहीं है जो फंडामेंटली रिक्वायर्ड है. और जो हमारी जो बड़ी जो आप फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं मतलब फॉलोइंग ऑल काइंड ऑफ SOPs, लेकिन हम कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास उसके लैब रिजल्ट सामने नहीं है. सर कहा यह जाता है कि बहुत सी बड़ी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि मिनरल वाटर कह के बेचती हैं लेकिन मिनरल्स ऐड नहीं किए जाते, क्योंकि वो तो या तो डिस्टिल्ड वाटर होता है या फिल्टर्ड वाटर होता है. तो सर क्या ऐसी भी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है अगर पानी में मिनरल्स ना पाए जाएं और महज डिस्टिल्ड वाटर हो, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से तमाम मिनरल निकल जाते हैं, या फिर फिल्टर्ड वाटर हो, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी. देखिए ये सारी चीज होती है मिस लेबलिंग में आती है. फिर ये कि अगर उन्होंने बाहर लेबलिंग पे लिखी हुई है जो भी मिनरल्स उन्होंने और उसकी सर्टेन परसेंटेज ऑफ मिनरल्स हैव बीन मेंशन इन द लेबल, अगर वो आपकी सिर्फ लैब रिजल्ट नहीं आता उसको सिर्फ हमने नहीं चेक करना. जब लैब रिजल्ट आएगा तो उसकी प्रोडक्ट की लेबलिंग की भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी कि आया वो कितनी बाहर सही तरीके से मेंशन की हुई है कि अदरवाइज. अच्छा सर ये भी बताइएगा कि आजकल हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ये मिनरल वाटर फिल करने की दुकानें हैं, क्योंकि मैं इसको कंपनी या फैक्ट्री तो नहीं कहूँगा, छोटी छोटी 2-2 दुकानों में इस किस्म के फिल्टर प्लांट्स काम कर रहे हैं. सर आवाम जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहे आपकी अथॉरिटी में कि आप कोई फैक्ट्री या इस तरह का कोई प्लांट चेक करें तो उसका क्या प्रोसीजर है? डॉक्टर साहब ये जो छोटी छोटी दुकानों के बाहर ये थोड़ी सी मशीन लगा के इस तरह से जो पानी बिक रहा है, ये हम काफी कुछ महीनों से बढ़ता हुआ ये कारोबार देख रहे हैं. उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि ये मतलब उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ हमने फैक्ट्री की और लेबलिंग तक उसकी प्रोडक्ट की जो है उस वहां तक नहीं देखना होता. जो SOP हमारा है उसमें ये है कि बॉटल की कंडीशन कैसी है, उसमें ये भी है कि बॉटल की ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन कैसी है, पूरी सप्लाई चेन को देखना है. ये जो बाहर दुकानें हैं ना जी जी, इनकी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये अराइज होता है, जो बॉटल है वो कंज्यूमर खुद बाहर से लाता है. अब ड्राइवर लाता है, पता नहीं कौन सा मुलाजिम लाता है, तो उसमें कभी पेट्रोल लिया होगा, पता नहीं खुदा न खासा कोई और चीज उसमें दी हुई होगी, उसमें वो पानी के लिए लेकर के आता है, वो पानी भराता है, वो लेकर के चला जाता है. मैं इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा. हम ये जो मैटर है इसको हम सामने रखेंगे अपने साइंटिफिक पैनल के सामने, और साइंटिफिक पैनल से आई वुड लाइक टू हैव एन डेलिब्रेशन ऑन दिस मैटर एंड गाइडेंस technically so that we could take resolve a policy on this and take an action against. सर आपसे लास्ट 2 सवाल करना चाहूँगा. एक तो ये कि ये जो छोटे प्लांट्स हैं, इवन डिफेंस के इलाके में भी मुख्तलिफ कमर्शियल एरियाज में छोटे प्लांट काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह के आपने फरमाया कि बॉटल खुद नहीं देते, वो कंज्यूमर खुद बॉटल लेके आता है, ये भर के देते हैं, तो सर क्या इनकी कोई कानूनी हैसियत है? इनको चलने दिया जाएगा या फिर इन पे भी छापा मारा जाएगा या इसको सील किया जाएगा?
और अगर आवाम जो सर आपको कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई ईमेल एड्रेस या कोई ऐसा तरीका है जो आप तक अपनी कंप्लेन पहुंचा सकें? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये पहला सवाल आपके ये है कि ये जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं जिसमें बाहर से बोतलें घर से लेकर के आते हैं, उसमें पानी भरवा के लेकर के चले जाते हैं, ना उसकी ट्रेसेबिलिटी है ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, खुदा न खास्ता कोई भी उसमें कंटामिनेशन हो सकती है। उसके लिए तो मैंने सिंपली यही आपको अर्ज किया कि हम ये मैटर समथिंग न्यू kind of thing have been developed in the city, or we are now deeply involved into the checking the water condition and particularly the potable and drinking water, bottled water. Uske liye matter we are going to place our scientific panel. We would like to have unse hum ye technically जानने चाहेंगे कि उसमें क्या कंटामिनेशन हो सकती है, उसकी कंडीशन कैसी है और उसको हम किस तरह से लेकर के चलें, उसके लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। देन फर्दर अथॉरिटी विल फर्दर टेक एन एक्शन अकॉर्डिंगली। दूसरा जो कंप्लेन है, कंप्लेन के लिए मैं याद करूंगा कि www.sfa.gos.pk में हमारा कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ है। एनीबडी राइट्स डाउन अ कंप्लेन, उसको हम बिल्कुल राज में रखते हैं। कंप्लेनेंट की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है उसको देना। वजह यह है कि हम मिस्ट्रीफ मॉन्गर्स को नहीं एंटरटेन कर सकते कि एनोनिमस किसी के लिए कंप्लेंट आ गई तो और कंप्लेनेंट का कोई अता पता ना हो, तो ये तरह से तो फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स हो जाती हैं। वो हम अश्योरेंस देते हैं कि कंप्लेनेंट की जो भी कंप्लेंट है, कंप्लेनेंट का उसका आइडेंटिफिकेशन को हम राज में रखते हैं, उस पे हम अपनी रेकी करते हैं, उस पे अपनी एक्शन लेते हैं उस पे। जी अच्छा सर, आपकी प्रेजेंस का प्रिविलेज लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि ये जो बड़ी मिनरल वाटर कंपनीज होती हैं, बाज़ दफा इनकी कुछ बॉटल्स नहीं होती हैं और कुछ बॉटल्स कई दफा यूज हो चुकी होती हैं। सर इसका कोई इसकी एसओपी बनाई जाएगी कि एक बॉटल को कितनी दफा रीयूज किया जा सकता है? सर जब आप किसी भी शॉप पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे बॉटल्स लेने जाते हैं तो हार्डली अगर 100 बोतलें रखी हुई हैं तो 5 नहीं होंगी, बाकी 95 बोतलें बिल्कुल इतनी बोसीदा हालत में हो गई होंगी जिसके कोई मतलब उसकी हालत को बयान नहीं कर सकते। सर इस पे कोई एसओपी बनाएंगे आप? जी डॉक्टर साहब, हमारी जो एसओपी है, हमारी जो रेगुलेशंस हैं, उसमें मैंने अर्ज किया कि सिर्फ वाटर की कंडीशन को नहीं देखा गया, वाटर प्रोसेसिंग प्लांट को सिर्फ मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि बॉटल को भी मद्देनजर रखा गया है। कितनी दफा एक बॉटल यूज हो सकती है? कोई इसकी एसओपी होनी चाहिए ना कि इतनी दफा के बाद में तो बॉटल रिसाइकिल हो जाए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो पहली बात यह है कि जो आपकी छोटी बॉटल्स होती हैं उनको तो उसी वक्त आपने नहीं सर, मैं 19 लीटर्स या 12 लीटर्स बॉटल की बात कर रहा हूं। कंटेनर की उसकी बात करें, 90 लीटर्स उस तरह की क्वांटिटी की बॉटल्स की बात करते हैं तो वो 70 टाइम्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसको जब कंपनी वापस लेकर के जाती है अपनी कलेक्शन पॉइंट से या घरों से व्हाटएवर, तो उसको भी सर्टेन डिग्री पे उसको स्टरलाइज करना है उन्होंने, वो एसओपी में हमारा मेंशन हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अबरार शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और नाज़रीन अब देखना इस तरीके से एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है, किस तरह ये एसओपीज़ बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी जितना ही इंसानी जान के लिए ज़रूरी है उतना ही इंसानी जान के लिए ख़तरा भी बनता है। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और अब हम बात करना चाहेंगे आगा खान अस्पताल के हवाले से, जो कि आज एक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार का ये इल्ज़ाम है कि आगा खान हॉस्पिटल जो है वो रफ़ाई बुनियादों पर हासिल किया गया था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हासिल की गई, यानी जो ज़मीन आगा खान अस्पताल के लिए हासिल की गई थी उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ये थी कि आगा खान अस्पताल एक रिफाही इदारा होगा, यानी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी रिफाही होगा। आज इस केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनका आगा खान के वकील से ये मुकालमा था कि क्या ये इदारा फलाही इदारा है, रिफाही इदारा है, और आज फिर दोबारा से मोहलत मांग ली गई। क्या हुआ, क्या केस की कार्रवाई हुई, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे जीएम गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जीएम गोपांग, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी गोपांग, ये बताइएगा कि आज समाअत हुई है उस दरख्वास्त की जो आगा खान अस्पताल के रिफाई इदारा होने के हवाले से एक दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में कि आया ये आगा खान हॉस्पिटल रफ़ाई इदारा है और ये रफ़ाई बुनियादों पे इसकी ज़मीन हासिल की गई थी और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, मरीजों से इलाज के काफ़ी पैसे लिए जाते हैं और किसी का मुफ्त इलाज नहीं किया जाता।
आज इस समात में क्या हुआ है, मुझे जरा अहवाल बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, आज जो ये समात थी इसमें आज आगा खान के वकील जो थे उन्होंने एक बात तो एडमिट कर ली कि ये जो प्लाट है ये हमें सिंध गवर्नमेंट ने रफाई काम के लिए दिया था, मगर ये आज भी वो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये रफाई प्लाट जो है वो इस बुनियाद पर दिया गया कि वहाँ पर गरीब मरीज हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाए। जो दरखास्त गुजार का असल मौक़िफ़ है वो यही था कि ये जो रफाई प्लाट सिंध गवर्नमेंट ने इनको अलाट किया है उसका बुनियादी शर्त और जो एग्रीमेंट था वो यही है कि यहाँ पर इलाज लोगों का मुफ्त किया जाएगा और आवाम को पूरी सहूलियात वो दी जाएंगी जो किसी बड़े अस्पताल में होती है। मगर उसके बाद बदकिस्मत की बात यह है कि वाज़ेह जो दरखास्त गुजार ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये महंगा तरीन अस्पताल है और ये लोग आवाम भी जानती है और ये अदालत को भी पता है। तो ये अदालत ने आज जो सवाल उठाया उस पर यही था कि आप बार बार जो है हमें ये मकालमा पेश करके चले जाते हैं कि हमारे पास इसका अभी जवाब नहीं है, हमें कुछ मोहलत दी जाए। तो अदालत ने कहा कि आपको कितनी और मोहलत चाहिए जो आप जवाब जमा करवाएंगे, ये एक बुनियादी हुकूक का मसला है और ये पब्लिक का मसला है, अवाम का मसला है और अरबों रुपए की मिल्कियत आपके पास यहाँ पर मौजूद है और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी शहर में मौजूद है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि गोपांग क्या ऐसे और भी अस्पताल इस शहर में मौजूद हैं जो कि रिफाई इदारे के तौर पे जिनकी ज़मीनें हासिल की गई और उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बाकायदा मरीजों से पैसे चार्ज किए जाते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपके मतलब आज जो हमारी बात हुई है ये ऑफ रिकॉर्ड बात है। जिस दरखास्त गुजारे उसका मौक़िफ़ ये है कि मैंने कुछ ऐसे रफाई प्लाट और भी हैं जो कराची के अंदर काम कर रहे हैं रफाई प्लाटों पर और उन्होंने बड़े ही आसान अंदाज से जो है वो प्लाट कीमती प्लाट हासिल कर लिए और वो भी आगा खान की तरह ही काम कर रहे हैं। और ये लग यूं रहा है कि ये जो टेस्ट एक किस्म का केस है या मुकदमा है जो अदालत में आगा खान के खिलाफ पेश किया गया है और ये साबित जैसे ही हो जाएगा इसमें मजीद नाम भी जो है आने का अंदेशा है कि कराची के अंदर तकरीबन 46 के करीब जो है वो बता रहा था कि मैंने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए हैं उन प्लाट्स और उन जायदादों के जहां पर ये निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ नामों से। जी अच्छा जीएम गोपांग, एक ये भी तो मसला होता है ना कि जाहिर सी बात है अस्पताल को चलाने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और जाहिर सी बात है प्राइवेट पेशेंट से तो फंड्स लिए जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट अस्पताल के जो प्राइवेट यूनिट्स बने हुए हैं या जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो यूनिट्स बनाए गए हैं वहाँ भी प्राइवेट लोगों से पैसे चार्ज किए जाते हैं, चाहे NICVD हो या और ऐसा कोई इदारा हो, लेकिन गरीबों का इलाज भी किया जाता है। तो क्या आगा खान में किसी गरीब का मुफ्त इलाज नहीं किया जाता है? जी, ये सवाल आज अदालत ने इनसे पूछा था कि वकील साहब हमें सिर्फ इतना बता दें कि 1985 से लेके 2007 तक आपने कितने ऐसे मरीजों का इलाज किया जिनको आपने 100% जो है रिलीफ दिया या 50% रिलीफ दिया। यहाँ तक भी एक सवाल उठाया गया कि आजकल दिल के अमराज की शिकायत आवाम में बढ़ती जा रही है और खासतौर पे दिल के मरीज ज्यादा जो है वो आ रहे हैं अस्पताल में। तो क्या आपने गुज़िश्ता सालों में कितने दिल के मरीज का फ्री इलाज किया या आपने जो है उनको क्या कह रही थी वो हमें बता दिए। उस पर भी जो है वकील कोई जवाब देने से जो है माजरत कर ली और उसके लिए फिर मोहलत तलब कर ली। अच्छा, एक चीज का मैं इजाफा कर दूं यहाँ पर आपके सवाल में कि जो आप कह रहे हैं कि एक फंड के तौर पर ये अस्पताल चलाए जाते हैं, बिल्कुल ये चीज आगे ही नहीं रही। सवालात ये अदालत के मौजूद हैं यहाँ पर और उन दरखास्त गुजार की भी वहाँ पर दरखास्त में चीजें मौजूद हैं कि आगा खान को या टाइप की जो दीगर जो अस्पताल हैं इनको बड़े लेवल पे फंड मिलते हैं और उन फंड का भी हिसाब लगाया जाए। और उसका बुनियादी सवाल यही है कि एक तो आगे करवाई जाए आगा खान की कि 1985 से लेके उसको क्या फंड मिले हैं और उसने कितने लोगों को जो है रिलीफ दिया है और साथ में ये भी पूछा जाए कि ये जो इतनी बड़ी जो उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की हुई है उसके मुतबादिल वो अवाम को क्या सहूलियात दे रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा ये समात कब तक मुलतवी हुई है और क्या वकील की सरजनिश की गई है कि वो अगली समात पे हर सूरत में जवाब जमा कराएं? जी, ये 14 फरवरी तक पाबंद किया गया है इस वकील को कि अब जो है वो दीगर आपकी जो आपको मोहलत नहीं दी जाएगी कि आप जवाब के लिए बार मोहलत तलब करें। ये आखिरी एक मोहलत है जो आपको 14 फरवरी तक दी जा रही है। आइंदा समात 14 फरवरी को मुकर्रर है, उस पर इनको तमाम जवाबात देने पड़ेंगे। जी डॉक्टर गोपांग, ये भी बता दीजिएगा कि आगा खान अस्पताल के साथ साथ क्या आगा खान मेडिकल कॉलेज भी रफाई इदारे के तौर पर चलाया जा रहा है या इसकी जमीन जो है, क्योंकि एक ही प्रीमिसेस में आगा खान मेडिकल कॉलेज भी है जहां
हमारी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 9 से 10 या 11 लाख रुपए फीस चार्ज की जाती है पाकिस्तानी स्टूडेंट से। इसके अलावा आगा खान मेडिकल कॉलेज में जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के करीब फीसें चार्ज की जाती हैं। तो क्या ये भी रफाई इदारा है या ये भी रफाई बुनियादों पे इसकी जमीन हासिल की गई है? जी, आगा खान की जो प्रॉपर्टी है इस वक्त जो उसके अंडर में जमीन है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जहां तक दरखास्त गुजार का कहना था से तो वो 2 मुख्तलिफ अपना टाइमिंग में जो है वो अलाट करवाई गई और दोनों वो जो साइडें हैं वो रफाई है। बाकी उनका कुछ एरिया ऐसा है तो उसने कुछ खुद प्रॉपर्टी परचेज की है। अब रही कॉलेज की बात, तो मेडिकल कॉलेज अगर डायरेक्ट जो है वो अस्पताल के अंडर में आता है तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा, मगर ये सेकंड शायद टर्म हो। दरखास्त गुजार ने उस मेडिकल कॉलेज का अभी फिलवक्त सच जिक्र नहीं किया, मगर चूंकि वो अस्पताल के अंदर ही आता है और रफाई प्लाट में ही वो उस पर जो है काम किया जा रहा है, तो लाजमी बात है अगर उसको कमर्शियल बुनियाद पर किया जा रहा है तो उस पर भी सवाल उठाया जाएगा अदालत में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के हवाले से, जहां मुख्तलिफ मशीनरी बनाई जाती है। ये इदारा वफाकी हुकूमत के अंडर में आता है, सनत व पैदावार के अंडर में आता है। और आज एक अनोखा एहतजाज इस फैक्ट्री के मुलाजमीन की जानिब से देखने में आया। गले में रोटियाँ लटका कर एहतजाज किया गया और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि तकरीबन 3 मुलाजमीन ने ख़ुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश भी की, जिसे नाकाम बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब जो यानी सोचने की बात है वो ये है कि तकरीबन इसमें काफ़ी मुलाजमीन हैं। 340 रिटायर्ड मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके वाजिबात 2013 से अदा नहीं किए गए। इसके अलावा मुलाजमीन की जो माहाना कुल तनख्वाहें हैं तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए बनती हैं। और अब मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि इस महकमे को या इस फैक्ट्री को जो है वो SPD यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के अंडर में ये फैक्ट्री दे दी जाए। बहुत अहम इदारा है और इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की CBA यानी यूनियन के चेयरमैन शब्बीर सुमरो। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर साहब। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में चीज़ें बनाई जाती हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री सबसे पहले तो ये है कि ये बनी थी स्विट्ज़रलैंड के तावन से 1968 में। जी, उस वक्त जो है इसी कंपनी ने, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने, पाक और लिकॉन के नाम से ये कंपनी थी। इसने इंडिया में भी मशीन टूल्स बनाए, बंगाल में भी बनाए, पाकिस्तान में भी ये बनी जो कराची में कैटल कॉलोनी में है। इसके 4 मेन सेगमेंट हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये मशीनें हम बनाते हैं और इसका जो मशीन टूल फैक्ट्री का जो यहाँ पे बनाने का मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उस इंडस्ट्रीज़ को कम से कम जो उनकी रिक्वायरमेंट है मशीनरी और स्किल्ड मैन पावर, टेक्निकल लोग, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हो चाहे वो हमारे जो है इंजीनियर्स हो, इनको जो है मतलब ये कि मुल्क के अंदर जो है इतना मजबूत तरीके से जो है PMTF ने जो है ये प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है ये बहुत आगे गई है। सर, यहाँ जो चीज़ें मशीनरी बनाई जाती है इसमें मशीन के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं या पूरी मशीनें बनाई जाती हैं? टोटल कंप्लीट मशीन। कौन किस टाइप की मशीन्स बनाई जाती हैं? ये लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है। और हमने इतनी मतलब ये कि ये अपने ओन सोर्सेज से इतना डेवलप कर लिया है कि अब हम CNC मशीनें काफ़ी सालों से बनाना शुरू की है हमने। तो जो मशीनें यहाँ बनाई जाती हैं वो किन लोगों को या किन कंपनीज को फ़रोख्त की जाती हैं? क्या वो गवर्नमेंट इदारों के लिए बनाई जाती हैं या ये मशीनें प्राइवेट इदारों के लिए भी बनाई जाती हैं? ये सबके लिए है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है इन मशीनों का गवर्नमेंट इदारों में जाता है, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग के कॉलेज। और उसके बाद जो है ये जो अभी प्रोविंशियल लेवल पे जो है एक टेक्निकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट बने थे,
ये मेन हमारे कस्टमर्स हैं। और प्राइवेट कंपनीज में भी प्राइवेट मशीनें कंपनीज जाती में भी चल रही हैं, हमारी मशीनें देते हैं, हम उनको भी सप्लाई हैं? देते हैं। अंदाजन आपकी पैदावार कितनी है, यानी कितनी मशीनें बन जाती हैं साल में? सर हमारी यहाँ जो मशीनें बन रही हैं ये हमारी टोटल पैदावार का तकरीबन 25 से 30% जो हमारे प्रोडक्ट है वो ये हम मशीनें बनाते हैं। उसके बाद मैंने अर्ज किया ना कि हमारे सेकंड जो है सेगमेंट वो है ट्रांसमिशन, यानी हम गियर बनाने के माहिर हैं। अच्छा, हम एक छोटी गियर से लेके रेलवे की हेवी गियर तक हम बनाते हैं। अच्छा जी, और ये तमाम चीजें बन रही हैं, यानी जी ये बन रही हैं। देखिए मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ ना, जी, जी। क्योंकि जिस तरह हमारी पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, जी 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 जी। हमारी कई ऐसी फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं। तो क्या पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री भी इन्हीं में से एक बिल्कुल बंद हुआ यूनिट है, या ये काम कर रहा है और इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसकी चीजें मार्केट में बेची जाती हैं और दी जाती हैं? जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, हम क्राइसिस में हैं। आज भी हमारी फैक्ट्री चल रही है, आज भी हमारे प्लांट्स चल रहे हैं, आज भी हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं। ये इसकी मैनेजमेंट अभी किसके हाथ में है? यानी आपकी इस मशीन टूल फैक्ट्री को जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रांट भी मिलती होगी, बाकायदा फंड्स भी दिए जाते होंगे, तो फिर मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों नहीं अदा की जाती? नहीं सर, ये बदकिस्मती है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है यानी कोई फंड लोकेट नहीं किया जाता। हालांकि इसके बनते वक्त जो है ये बिल्कुल ये इसका था कि मशीन टूल फैक्ट्री जो है ये कोई कमर्शियल यूनिट नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर अपने ही अवाम के लिए जो है मतलब अपनी ही इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे स्किल्ड को हमारे पास सर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हम अप्रेंटिसशिप करवाते हैं बच्चों को, मैट्रिक पास जो लड़के होते हैं उनको, और इंजीनियर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। वो यहाँ पे इतने मतलब माहिर होके न सिर्फ पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जिसमें टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, शुगर मिल है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, इसके अलावा हमारे जो है यहाँ के तैयार जो है स्किल्ड वर्कर्स जो है ये आउट ऑफ कंट्री में भी जाके जो उन्होंने अपना काम किया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि तकरीबन कुल मुलाजमीन कितने हैं पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री? इस वक्त सर तकरीबन 1000 मुलाजमीन है हमारे पास, जिसमें परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस और ऑफिसर्स, कुल मुलाजमीन ये हैं। ठीक है। अच्छा, और इस वक्त जो यानी इन तमाम मुलाजमीन की सैलरीज जो हैं वो 5 महीने से नहीं आई हैं, या जो लोअर स्टाफ है उसकी सैलरी नहीं आई है और बाकी जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसकी सैलरी आ रही है? नहीं सर, सबकी सैलरी नहीं आई है। और तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो हुकूमत से बात नहीं करती कि आप इसमें फंड्स भेजें, या जाहिर सी बात है जो बजट, इसका कोई बजट एलोकेटेड नहीं सर, ये नहीं है। मैं इसके लिए थोड़ी सी आपको ये यस करूं, थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा। बात यह है कि ये जब फैक्ट्री हमारी बनी इसके ऊपर जो मतलब ये कि हमने लोन्स लिए, बैंकों से लोन्स लिए, ये भी हमने खुद जनरेट किए, क्योंकि हमारा जो मेजर सेगमेंट था वो था ट्रांसमिशन का। आप बिलीव करें कि ट्रैक्टर की ये जो ट्रैक्टर हैं हमारे फिएट और एमएफ यानी मिलक ट्रैक्टर और जो है अलगाजी ट्रैक्टर, ये पाकिस्तान में इनकी पूरी ट्रांसमिशन बनाई हमने, कंप्लीट बना के इनको दी, जो आज पाकिस्तान की ज़राअत में जो है एक मेन रोल प्ले कर रहा है। अभी भी इसकी ट्रांसमिशन आप? जी सर, अभी भी हम बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये हमारा इदारा कब से मतलब ये कैसे 2006 तक हमने किसी से कोई कर्जा नहीं मांगा था। जो बैंकों के हमारे कर्जे थे वो भी हम खुद जनरेट करके देते थे, और हमने बिलियंस ऑफ रुपीस जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस के मद में अदा किए हैं जब से ये इदारा बना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी आई जिसमें जो है ट्रैक्टर्स के ऊपर टैक्स लग गई। ट्रैक्टर के टैक्स लगने के बाद हुआ ये कि ट्रैक्टर का एकदम जो है उसकी प्राइस बढ़ गई। उन्होंने जो क्वांटिटी में जिसमें बनाते थे वो उन्होंने कम कर दी, हमें ऑर्डर्स कम मिलना शुरू हो गए। ठीक है सर, मेन वजह तो ये है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से जो टैक्स लगे। अच्छा, उसकी वो कम हो गई तो फिर आपके फंड्स कम हो गए? हम खुद जो मतलब ये कि प्रोडक्शन करते थे वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई, सेल हमारी कम हुई। इसके अलावा जो है जो हमारा थर्ड है, तीसरा जो हमारा सेगमेंट है सर वो है आर्मामेंट। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के
जो है हुक्मरान जो है उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा आप इस इदारे की अहमियत को देखें। आर्मामेंट में क्या क्या चीजें बंद? आर्मामेंट में सर हमने डिफेंस प्रोडक्शन की, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे क्या क्या आर्मी का चीजें बनाई जाती हैं? इस वक्त हम जो वेपन्स बनाते हैं उसमें हेवी मोटर्स हैं, 120 मोटर, RPG 7 जो पूरे पाकिस्तान में हमारा मशहूर है। इसके अलावा जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं थ्रू अपनी आर्मी के जो है मतलब ये के हवाले से, और फ्रेंड कंट्रीज को करते हैं। तो ये जब आइडियाज जो नुमाइश होती है उसमें आपका कोई स्टॉल जी लगाया सर, जाता है? हर साल लगता है, हमें यहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा, हमने 2015 आप में दिफाई साजो सामान बनाते हैं, लेकिन फिर भी तमाम दिफाई साजो सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिवीजन में नहीं आ सकती। जो बहुत ही हसास इदारे होते हैं या हसास फैक्ट्रियां होती हैं सर, वो एसपीडी में शामिल होती हैं। इस वक्त जो है ना वो मतलब ऐसी चीज़ें जो कि न्यूक्लियर प्रोडक्शन कर रही हैं या जो कि बहुत ही हसास चीज़ें बनाई जाती हैं वो एसपीडी में आती हैं। तो सर ये कैसा मुतालबा है कि इसको एसपीडी में शामिल कर दिया जाए? क्योंकि सर ट्रैक्टर के गियर बनाना और बाकी चीज़ें और ये भी तो तमाम काम हो रहा है ना। एसपीडी में तो सिर्फ ऐसी फैक्ट्रीज आती हैं जो कि प्योरली दिफाई साजो सामान बनाती है और बहुत हसास साजो सामान बनाती है जिसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैं अर्ज करूं इसके हवाले से कि कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट जो पाकिस्तान के किसी और इंडस्ट्री में नहीं बन सकता वो मशीन टूल फैक्ट्री बनाती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें मिसाइल में एक हाइड्रोलिक जेक लगता है जो पाकिस्तान बिलियंस ऑफ रुपीस डॉलर्स जो है ये खर्च करके रुपीस में डॉलर्स कन्वर्ट कर दे, ये इंपोर्ट करते थे। हमने KRL से वो जेक लिया कि हमें आप दे दें, सैंपल लिया कि हाँ हम इसको जो है डेवलप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेवलप किया, सप्लाई दी और उसकी जो परफॉर्मेंस डॉक्टर साहब आई, जी आप बिलीव करें कि जो हम इंपोर्ट करते थे उससे भी कई गुना बेहतर आई। आखिरी सवाल आपसे, मुख्तसरन इसका जवाब दीजिए, उनके वक्त की कमी है जी। कोई मुज़ाकरात हुए आपके, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया आज के एहतजाज के बाद? सर इस एहतजाज से पहले तो 22 दिन में इस्लामाबाद में रह के आया हूँ, इन तनख्वाहों के हवाले से भी और रिटायरमेंट वालों के ड्यूज के हवाले से भी। मेरी सेक्रेटरी साहब से इंडस्ट्री से बात हुई थी, जो मिनिस्टर्स थे वहाँ एक PTI की हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है शानदाना गुलजार, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हमारे एडवाइजर हैं, बदकिस्मती है हमारी कि हमारी इंडस्ट्री के जो एडवाइजर साहब हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मिल ओनर्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, लेकिन ये कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को सही तरीके से फोकस करे। तो आपसे कोई मुज़ाकरात, कोई बात? जी मेरी बात उनसे हुई, मेरी मीटिंग हुई, मैं उनके आगे मैंने ये रिक्वेस्ट रखी कि खुदारा हमारे एम्प्लॉइज जो है भूखे मर रहे हैं, फाका कशी कर रहे हैं, जी। समरी आपके पास पड़ी हुई है, आपके टेबल पे पड़ी हुई है, इस समरी को आप जल्द से जल्द करवाएं। उसने मेरे साथ कमेंटमेंट की। क्या होगा उस समरी साइन होने से? समरी सर जब तक जो है हमारी ये जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं ना, उसकी समरी गई हुई है, उसकी समरी गई हुई थी फंड्स के सिलसिले में, वो समरी सेक्रेटरी भेजता है एडवाइजर के पास, एडवाइजर उसको ओके करेगा, साइन हो जाती है तो फिर आपको फंड्स एलोकेट हो जाएंगे, फिर ECC में जाती, ECC के अप्रूव के बाद फिर फाइनेंस से जो है हम पैसे मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर सुमरो साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जो है हमें बुलाया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, और आपके ही चैनल से हमें ये बड़ा कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के बाद जो आज कुछ कांटेक्ट हमसे हुआ है। जी जी, चलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी, यही कोशिश रहती है कि ऐसे जितने मसाइल हैं उनका कोई ना कोई हल तलाश किया जा सके। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।